गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साक्षात्कार के दूसरे पार्ट में हम लोग साक्षात्कार विधि की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता एवं साक्षात्कार के जो प्रकार हैं इन पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब एक साक्षात्कारकर्ता अपने किसी उद्देश्य को लेकर जानकारियां कलेक्ट करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वो किया गया अध्ययन प्रामाणिक है, विश्वसनीय है अथवा नहीं। क्योंकि जब हम अध्ययन क्षेत्र में जाकर विषय वस्तु के संदर्भ में सूचनाएं एकत्रित करते हैं तो हमारे पास साक्षात्कारदाता के द्वारा दी गई जानकारियों को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता और उस स्थिति में भी हमें यह मध्यम मार्ग अपनाना होगा कि वो दी गई जानकारी सत्य है अथवा असत्य। साक्षात्कार के संदर्भ में जब हम इसकी विश्वसनीयता और वैधता की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में विद्वानों ने कहा है कि किसी भी साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है कि वह वैध तथा विश्वसनीय हो। साक्षात्कार की वैधता तब बढ़ जाती है जब साक्षात्कार एक अच्छे एवं पूर्व निर्धारित संरचना में निर्मित किया गया हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में सार्थक सूचनाओं का संकलन किया गया है। देखिए, यहाँ पर पहले से निर्धारित संरचना का निर्माण करने का अर्थ है जब हम अनुसंधान अभिकल्प की तरह पहले से ही पूरी योजना बना लेते हैं तो गलतियां होने की संभावना कम से कम होती है। इसमें अध्ययनकर्ता पहले से निश्चित करेगा कि कितने लोगों से साक्षात्कार लेना है, किन प्रश्न बिंदुओं को साक्षात्कार में शामिल करना है, वह साक्षात्कार के समय क्या क्या सावधानियां उसे बरतनी होंगी। इस आधार पर जब पहले से संरचना विकसित हो जाती है तो साक्षात्कार की वैधता में वृद्धि होगी। वास्तव में सार्थक सूचनाओं का संकलन वस्तु की वैधता को बढ़ाने में सहायता करता है और इसे ही वस्तु की वैधता कहते हैं। संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नों के चयन में सहायता लेने से भी वैधता बढ़ती है। इसका तात्पर्य है जब साक्षात्कारकर्ता किसी विषय वस्तु के संदर्भ में जानकारी लेने जाए तो उसका ये परम कर्तव्य है कि उस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग जो हैं उनकी भी उसे सहायता लेनी चाहिए और यदि उनकी सहायता के द्वारा प्रश्नों के निर्माण करने में हेल्प लेता है या फिर वो उन विशेषज्ञों की सलाह मशवरा को मानता है तो उसका किया गया अध्ययन सार्थक और प्रामाणिक रूप से वैध माना जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में अभी जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था का अध्ययन और उससे समाज में होने वाले बदलाव का अध्ययन करना हो तो एक समाजशास्त्री को पहले अपनी एक विशेषज्ञ टीम बनानी होगी जिसमें व्यापारी वर्ग से संबंध रखने वाले लोग, अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोग, राजनीति शास्त्र के विधि विशेषज्ञ लोग व इनके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जो समय समय पर गाइडलाइन जारी करते हैं, उन सब को शामिल करते हुए एक उसे क्वेश्चनेयर बनानी होगी, प्रश्न बिंदु बनाने होंगे। उनकी मतैक्यता के आधार पर यदि वो एक प्रपत्र बनाता है और उसके आधार पर साक्षात्कार लेता है तो लिया गया साक्षात्कार अलग अलग पक्षों को जोड़कर बनाया गया है, इसकी वैधता और विश्वसनीयता में वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। किसी भी साक्षात्कार की विश्वसनीयता एवं मूल्यांकन अन्य समय के साक्षात्कार में प्रश्नों के थोड़े से विभिन्न प्रारूप में पूछकर भी किया जा सकता है। किसी अन्य समय में साक्षात्कार को पुनः आयोजित करने पर भी प्रतिक्रियाओं की संगतता का मापन किया जा सकता है। यदि एक से अधिक साक्षात्कारकर्ताओं का प्रयोग हुआ है तो विभिन्न साक्षात्कारकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के मध्य विश्वसनीय स्थापित करना आवश्यक है। अर्थात किसी भी साक्षात्कार में आपको वैधता और विश्वसनीयता चाहिए
तो अन्य समय के साक्षात्कार प्रश्न, यानी पहले कोई उस विषय पर साक्षात्कार हुए हैं तो उन प्रश्नों के प्रारूप को भी आपको शामिल करना होगा। वह किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं की संगतता उसमें डाली गई थी, उनको ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हमें बाल विवाह पर किसी बुजुर्ग सदस्य का साक्षात्कार लेना है तो हमें चाहिए कि अलग अलग समय में या पहले कभी इस तरह का कोई साक्षात्कार लिया गया है और उसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को आप अपने साक्षात्कार प्रारूप में शामिल कर सकते हैं। इससे उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार के प्रकार। विद्वानों ने समय अवधि, गहनता, संरचना व अन्य मापदंडों के आधार पर साक्षात्कार को अनेक भागों में बांटा है। मैं इसे एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साक्षात्कार को कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया। नैदानिक साक्षात्कार, जिसे क्लिनिकल इंटरव्यू भी कहते हैं, शोध साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू, डायग्नोस्टिक निदानात्मक साक्षात्कार, सिलेक्शन इंटरव्यू, चयन साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू, केंद्रीय या केंद्रित साक्षात्कार होते हैं। रचना के आधार पर संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार इसमें पाए जाते हैं। गुडे एवं भट्ट जो प्रमुख विद्वान हैं, जिनका उल्लेख त्रिवेदी शुक्ला ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में किया है, और सोशल रिसर्च की इस पुस्तक में सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार के प्रकारों का उन्होंने उपयोग किया। गुडे भट्ट ने इसे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा: अनिर्देशित, गहन, निर्वाचित व संरचित। पीवी अंग ने कार्यों के आधार पर, भाग लेने वाले सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर और संपर्क की अवधि के आधार पर इसे बांटा है। कार्यों के आधार पर डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, रिसर्च और सैंपलिंग इंटरव्यू। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में लक्षण परीक्षण के आधार पर किया गया साक्षात्कार। ट्रीटमेंट इंटरव्यू में उपचार के आधार पर किया गया साक्षात्कार। रिसर्च इंटरव्यू में अनुसंधान उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया साक्षात्कार। और सैंपलिंग इंटरव्यू में निदर्शन के आधार पर लिया गया साक्षात्कार शामिल होता है। भाग लेने वाले सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर मास इंटरव्यू यानी समूह साक्षात्कार और इंडिविजुअल इंटरव्यू व्यक्तिगत साक्षात्कार को लिया गया है। जब साक्षात्कारकर्ता व दाता के मध्य थोड़े समय का संपर्क होता है तो इसे शॉर्ट कॉन्टैक्ट इंटरव्यू कहते हैं, और जब उनके मध्य लंबी अवधि का संपर्क होता है, ज़्यादा समय तक वो जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या साझा करते हैं, इसे लॉन्ग कॉन्टैक्ट इंटरव्यू कहते हैं। अब हम कुछ प्रमुख साक्षात्कार के जो रूप हैं, जो प्रचलन में हैं, जो लोकप्रिय हैं, जो समाजशास्त्रीय अध्ययन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। पहला है कारण प्रभाव साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग अधिकांशतः निर्देशन, परामर्श व अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। जब किसी समस्या से संबंधित कारणों की खोज करनी होती है तो प्राय इसी प्रकार के साक्षात्कार को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार समस्या से संबंधित कारणों की खोज करना इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी स्थान विशेष पर युवाओं में नशे की आदत पड़ी हुई है, वो लोग नशा करते हैं। अब एक समाजशास्त्री ये जानना चाहे कि ये नशा क्यों करते हैं, क्या इसके आंतरिक कारण है, क्या बाह्य कारण है, इनकी जानकारी प्राप्त की जाए। और वो इस उद्देश्य को लेकर एक टीम बनाते हैं और विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों का अध्ययन करने की दृष्टि से उनका इंटरव्यू लेते हैं। वो उनसे प्रश्न पूछेंगे कि भाई आप नशा कितने दिन से यूज़ कर रहे हैं,
नशे के रूप में ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, वाइन पीते हैं। आप क्यों करते हैं? मान लीजिए किसी ने जवाब दिया कि इस बेरोजगारी के माहौल में उनके पास रोजगार नहीं होने का तनाव है और वो तनाव मुक्ति का विकल्प मानते हैं। तो एक कारण निकल के आया कि युवा वर्ग नशे को तनाव मुक्ति का विकल्प मानता है। सेकंड, डिप्रेशन के अलावा युवा वर्ग में यह मान्यता है कि छोटी मोटी जीवन की संघर्ष की स्थितियों में वे अपने आप को एकाकी मानने लगते हैं। उनको फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिलता, तब उस स्थिति में वो नशे की अंधी खाई में धकेल दिए जाते हैं। पारिवारिक अति नियंत्रण, प्रेम की असफलता, स्टार्टअप का फेल होना, समाज में उन्हें ज़्यादा तवज्जो ना देना, समाज के अन्य लोगों के द्वारा उनका मजाक उड़ाना, या फिर उनके ऊपर एक लेबल लगा देना कि ये तो नशेड़ी है, भंगेड़ी है। तो वो जब सोचता है कि जब मेरे ऊपर लेबल ही लग गया है तो मैं छोड़ के क्या करूं, और वो कंटिन्यू नशे की ओर अग्रसर होता रहता है। तो ये कुछ कारण हैं। तो जब इन कारणों की दृष्टि से समाज पर कितना प्रभाव पड़ा है, इस दृष्टि से अध्ययन संपन्न होगा, इसे कारण प्रभाव साक्षात्कार कहा जाएगा। नेक्स्ट है उपचार साक्षात्कार। जैसे कि इस साक्षात्कार के नाम से स्पष्ट है, इस साक्षात्कार का उद्देश्य समस्या के कारणों को ज्ञात करने के उपरांत उस समस्या का उपचार करना होता है। इसके लिए उन सभी से साक्षात्कार किया जाता है जो समस्या के उपचारार्थ किसी भी दृष्टि में सहायक होते हैं। जो मैंने आपको अभी नशे वाला उदाहरण बताया था, इसमें यदि हम कारण जानेंगे तो कारण वाला है, और कारणों को जानकर उन कारणों के समाप्त करने के विकल्प की ओर यदि हम देखते हैं तो यही साक्षात्कार हमारा उपचार साक्षात्कार बनेगा। इसके लिए हमें नशा मुक्ति केंद्र के अधिकारी, एनजीओ, विधि विशेषज्ञ, डॉक्टर, इन सब का एक पैनल बनाकर उपचार साक्षात्कार करना होगा। जैसे डॉक्टर का इंटरव्यू लेके हमें युवा वर्ग में ये मैसेज देना होगा कि जो आप नशा ले रहे हैं वो आपके तंत्रिका तंत्र और शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, क्योंकि पहले आप नॉलेज ऑफ स्टॉक बढ़ाएंगे तो युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। एनजीओ के माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं उनके प्रधान का इंटरव्यू लेकर कि एनजीओ नशा मुक्ति केंद्र के रूप में किस तरह अपनी सहभागिता प्रकट कर रहे हैं, या फिर समाज में कुछ लोग नशा छुड़ाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया, योगासन इनका प्रयोग करते हैं, इनको भी आप मालूम कर सकते हैं। इस उद्देश्य से किया गया इंटरव्यू उपचार साक्षात्कार कहलाएगा। नेक्स्ट है अनुसंधान साक्षात्कार। यह साक्षात्कार अनुसंधानकर्ता के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस साक्षात्कार का उद्देश्य किसी प्रकार की मौलिक जानकारी प्राप्त करना होता है। देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य होते हैं, एमए की क्लास में डिसर्टेशन, लघु शोध प्रबंधन होते हैं, या फिर अपने रिसर्च के संबंधित जो भी वर्क हैं, उनमें अपने सैंपल के आधार पर अपने चुने हुए प्रतियोगियों का जानकारी लेने के उद्देश्य से किया गया इंटरव्यू अनुसंधान साक्षात्कार कहलाता है। गुडेवट ने कहा है कि इसमें गहन तथ्यों का पता लगाने के लिए साक्षात्कार किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी अध्ययनकर्ता ने ये बिंदु बनाया कि मुझे समाज में जो दहेज प्रथा है इस पर अध्ययन करना है। तो दहेज प्रथा के संदर्भ में हमें जिन लोगों का साक्षात्कार लेना है उनकी सूची बनानी होगी कि ऐसे प्रताड़ित लोग जो दहेज के कारण आज अपना परिवार खो चुके हैं, ऐसे लोग जो दहेज की इस जटिल सामाजिक समस्या के कारण नुकसान उठा चुके हैं, ऐसे लोग जो दहेज के कारण सामाजिक मान मर्यादा खो चुके हैं, उन सब का यदि हम गहनता से अध्ययन करें और तथ्यों को कलेक्ट करें तो इसे हम अनुसंधान साक्षात्कार कहते हैं। इसमें व्यक्ति के मनोभाव, मनोवृत्ति, अभिरुचि व इच्छाओं का पता लगाकर नए सामाजिक तथ्यों की खोज करने का लक्ष्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार को नियोजित साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। नियोजित साक्षात्कार के संदर्भ में गुडेवट का कहना है कि इस प्रकार के साक्षात्कार में विशिष्ट समस्याओं, संभावनाओं व उनके समाधान की ओर ध्यान दिया जाता है। वस्तुतः साक्षात्कार
एक सुनिश्चित योजना के अनुसार होता है। इस सुनिश्चित योजना में परामर्श लेने वाला अपनी भावनाओं साक्षात्कारकर्ता के द्वारा विधि संपन्न करता है, वह उसमें सक्षम मानता है। परामर्श लेने वाला साक्षात्कार की योजना व निर्देशों के अनुसार ही किसी निष्कर्ष व निर्णय पर पहुंचता है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि नियोजित साक्षात्कार में पूरी प्लानिंग बनाकर किन लोगों का परामर्श लेना है, किस तरह की योजना को कंडक्ट करना है, इन सब लक्ष्यों को ध्यान में रखकर हम साक्षात्कार लेते हैं। निर्देशित साक्षात्कार सामान्यतः प्रश्नावली का रूप ले लेता है। सेल्टिस जऊदा के अनुसार साक्षात्कार बहुत अधिक नियंत्रित और व्यवस्थित होता है। इसमें प्रश्नों के प्रकार, क्रम और शब्दावलियाँ निश्चित होती हैं। साक्षात्कारकर्ताओं को प्रश्नों का क्रम, शब्दावली बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती। यही कारण है कि अनेक वैज्ञानिकों ने निर्देशित साक्षात्कार का उल्लेख प्रश्नावली प्रणाली के साथ साथ भी किया है। गुडेवट, यंग, सेल्टिच के अनुसार इस साक्षात्कार का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रश्नावलियाँ लौट कर नहीं आती और वैज्ञानिक स्वयं सूचनादाताओं के पास जाता है, आमने सामने के संबंध स्थापित करके प्रश्नोत्तरों की प्रक्रिया के साथ प्रश्नावली भरवाता है। यहाँ विद्यार्थियों में एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रश्नावली विधि लौट कर नहीं आती और इस साक्षात्कार का प्रयोग किया गया है तो फिर अनुसूची और साक्षात्कार में फ़र्क क्या हुआ? बिल्कुल फ़र्क है। अनुसूची विधि में हम प्रश्नों के क्रम को उसी अनुसार पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य केवल हमारी क्वेश्चनर को भरना होता है। हम उसमें साक्षात्कार का जो मूल फार्मूला है, स्मृति, बोध और प्रलेखन, उसकी पालना नहीं करते। वहाँ हैंड टू हैंड लिख लिया जाता है, जबकि इस निर्देशित साक्षात्कार में प्रश्नों को क्रम से पूछकर संभावित स्मृति के आधार पर याददाश्त में इसको रखा जाता है, समझा जाता है और एकांत में जाकर प्रलेखन किया जाता है। ये बहुत बड़ा इसमें अंतर है। यह विधि एक ऐसी विधि है जो अनुसंधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। अनौपचारिक साक्षात्कार, यह साक्षात्कार अनिर्देशित साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। गुडेवट के अनुसार इसमें परामर्श लेने वाला स्वयं वाद विवाद का नेतृत्व ग्रहण करता है। साक्षात्कार तो केवल मित्रता के वातावरण में रुचि प्रकट करके साक्षात्कार देने वाले को उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन देता है। यह परिस्थिति में अपने मूल्यांकन, निर्वाचन, निर्णय का आरोपण नहीं करता, बल्कि उन्मुक्त अभिव्यक्ति के पश्चात अंतर्दृष्टि का विकास होता है। साक्षात्कार देने वाला स्वयं अपनी शक्ति एवं कमजोरियों का आभास पा लेता है। वह जान लेता है कि उसकी वास्तविक अभिवृत्तियाँ एवं इच्छाएं क्या हैं। अतः इसमें क्रमशः विकास या प्रगति का वातावरण रहता है। इसमें बौद्धिक पक्ष की अपेक्षा संवेगात्मक तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है। देखिए, इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अनौपचारिक साक्षात्कार के अंदर जो साक्षात्कार लेने वाला है वो इको फ्रेंडली इंटरव्यू लेता है। वह एक मित्रवत व्यवहार करते हुए सामने वाले की शारीरिक मुद्रा, बोलने का तरीका, वो किसी विषय पर अपनी क्या राय, पसंद, संवेग व्यक्त करता है, उसके चेहरे के भाव कैसे हैं, उन सबको भी इस साक्षात्कार में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार। इस प्रकार का साक्षात्कार एक अवसर पर एक ही व्यक्ति से किया जाता है। इसमें साक्षात्कारदाता और साक्षात्कार लेने वाला अंतःक्रिया के आधार पर सूचनाएं एकत्रित करता है। आमने सामने कुल मिलाकर 2 ही व्यक्ति होते हैं। इस स्थिति में साक्षात्कार देने वाले को अपने उत्तर देने में अधिक कठिनाई नहीं होती। वह साक्षात्कार द्वारा पूछे गए प्रश्नों के निसंकोच जवाब देता है। स्केट ने इस प्रकार के साक्षात्कार में कुछ गुणों व सीमाओं का भी उल्लेख किया है। देखिए, इंडिविजुअल इंटरव्यू में पर्सन टू पर्सन एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला होता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको अनिल कपूर की अभिनीत नायक फिल्म याद होगी। उसमें जब वो एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है, उससे पहले उसका इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें पत्रकार और सामने
नायक को बैठाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप एक दिन का मुख्यमंत्री बन के क्यों नहीं कर सकते, क्या देश की हालत को आप बदल सकते हैं। तो उस स्थिति में वो थे और नायक था, पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू हुआ, उन्होंने अपनी जानकारी दी। दूसरे उदाहरण में एक व्यक्ति जो लेने वाला है, दूसरा व्यक्ति जो इंटरव्यू देने वाला है, दो ही होते हैं, आराम से सहज वार्तालाप के आधार पर सूचना को कलेक्ट कर सकते हैं। अनिर्दिष्ट साक्षात्कार में अव्यवस्थित असंचालित अनियोजित साक्षात्कार भी इसे कह सकते हैं। इस साक्षात्कार में अभिवृत्ति प्रत्याशन का प्रयोग होता है, लेकिन साथ के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार में इसकी विपरीत स्थिति है और इसमें पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू पर बल दिया जाता है। अनिर्देशित साक्षात्कार का जो रूप है, इसमें अभिवृत्ति प्रेरणा का ज़्यादा लचीले आधार पर प्रयोग होता है। इसमें प्रश्नों की भाषा क्रम पूर्व निश्चित नहीं होते, साथ ही प्रश्नों को उत्तर देने वाला साक्षात्कार देने वाले पर किसी प्रकार का नियंत्रण इसमें नहीं करता है। इसके अतिरिक्त है उद्देश्य केंद्रित साक्षात्कार, जिसे हम केंद्रीय साक्षात्कार भी कहते हैं। मेरे अगले व्याख्यान में मैं केंद्रीय साक्षात्कार से ही अपने अध्ययन को प्रारंभ करूंगा।